हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं जो कि है अर्थ। आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं तो मैं शुरुआत करता हूं मून से। देखो, अगर हम लोग मून के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 हुआ करते थे बट अब एक कम हो गया है। तो टोटल प्लैनेट आज के टाइम पे हमारे सोलर सिस्टम में है दोस्तों, कितने हैं? 8। इन 8 प्लेनेट में दोस्तों एक प्लेनेट है हमारा जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, इस अर्थ के चारों तरफ जो नेचुरल तरीके से चक्कर लगाती है दोस्तों, उस सैटेलाइट का नाम है मून। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर दोस्तों एक बॉडी है, उस बॉडी के चारों तरफ, उस बॉडी के क्या है, चारों तरफ अगर कोई दूसरी बॉडी रिवॉल्व करे, क्या करे? दूसरी बॉडी रिवॉल्व करे। जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है एक ए, क्या नाम है इस बॉडी का? इस बॉडी का नाम है ए। ठीक है, और इस ए बॉडी के चारों तरफ एक बॉडी दोस्तों चारों तरफ इसके लगाती है चक्कर। तो हम इस बॉडी के लिए, इस ए बॉडी का क्या कह देते हैं दोस्तों? उपग्रह कह देते हैं। क्या कह देते हैं इस बॉडी का? उपग्रह। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है ए, अब इसके चारों तरफ अगर कोई बॉडी चक्कर लगाती है तो ऐसी बॉडी के लिए हम लोग बोल देते हैं दोस्तों इस ए बॉडी की सैटेलाइट। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारी ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ एक बॉडी है जो कि चक्कर लगा रही है, जिस बॉडी के लिए दोस्तों हम कहते हैं मून। यानी कि हमारा जो अर्थ है उसका दोस्तों जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून है। सैटेलाइट दो तरीके की होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक मैन मेड सैटेलाइट होती है। यानी कि दोस्तों जो आपके उपग्रह होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, एक वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मून है वह दोस्तों एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की। सैटेलाइट का मतलब होता है वह बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमे। आप यहाँ देख सकते हो ये क्या कर रही है, ये इस ए बॉडी के कैसे घूम रही है दोस्तों? चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये जो है इस ए बॉडी का दोस्तों कहलाती है सैटेलाइट। इसी तरीके से जो हमारा अर्थ है उसकी भी एक सैटेलाइट है, यानी कि उसके चारों तरफ भी एक बॉडी चक्कर लगाती है जिसको हम कहते हैं मून। क्या बोलते हैं? मून। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बताइए हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसका दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट क्या है? तो आपको वहाँ लिख देना है मून। देखो, मून के अगर साइज की बात की जाए तो मून का जो साइज होता है दोस्तों हमारे अर्थ के प्लैनेट से 1/4 होता है। यानी कि अगर अर्थ का हमारा साइज है 100, तो दोस्तों जो मून का साइज होगा वो होगा 25। कितना होगा? ओनली 25। तो जितनी बड़ी हमारी अर्थ है इसकी 1/4 बड़ा है हमारा मून। ठीक है, क्या है? मून। अगला है दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको जानने को मिलेगी। आपको ये पता होगा या मैं आपको बताऊंगा भी कि जो हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ? ठीक है, ये दोस्तों अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो जब ये अपने अक्ष पर घूमती है उस घूमने को कहते हैं दोस्तों हम रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको कहते हैं हम लोग घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। और दोस्तों इसी रोटेशन को पृथ्वी को करने में लगते हैं दोस्तों 24 घंटे। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। मैंने आपसे क्या कहा, पृथ्वी जो होती है दोस्तों वह आपकी क्या करती है? अपनी अक्ष पे रोटेट करती है। ठीक है, और इस रोटेशन में टोटल टाइम जो लगता है वह लगता है आपका दोस्तों टोटल 24 घंटे। इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वह सन के सापेक्ष में भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, जिसे अपन लोग कह देते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि घूमना। और ये रेवोल्यूशन दोस्तों पूरा करा जाता है 365 दिन में। लगभग 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन में ये दोस्तों एक पूरा चक्कर होता है जो पृथ्वी करती है चंद्र सूर्य का। ठीक है, तो पृथ्वी पूरा करती है सूर्य का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ में अगर अर्थ को रोटेशन करना है तो अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, अर्थ को अगर रेवोल्यूशन करना है तो अर्थ को 365 दिन लगते हैं। लेकिन मून के बारे में दोस्तों एक बहुत बात इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मून के लिए चाहे रोटेशन हो, चाहे रेवोल्यूशन हो, चाहे घूर्णन हो, चाहे घूमना हो, दोनों में ही दोस्तों 27 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 27 डेज लगते हैं। जबकि हमारी अर्थ के लिए रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं, रेवोल्यूशन में 365 दिन का समय लगता है। लेकिन जो मून है उसके लिए दोस्तों मात्र लगता है मात्र 27 दिन। अब एक बात और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, वो ये है, हमारे सामने एक चीज़ हमेशा आपके मन में आती होगी, एक चीज़ आपके हमेशा मन में आती होगी कि हमारे अर्थ पे दोस्तों क्या है? वायुमंडल है। हमारे अर्थ पे क्या है? वायुमंडल है। बहुत सारी गैसेस हैं। क्या ये जो गैसेस हैं ये क्या मून पर भी हैं?
देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमारे सामने हमेशा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार लाइफ ना अपने अर्थ पे ही क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लाइफ मून पे क्यों नहीं है। तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर आता है, क्योंकि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक बात निकल जाती है, सर जी व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है एटमॉस्फेयर, गैसेस का एक मिश्रण ही तो है, गैसेस का क्या है, एक मिश्रण। तो हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर जी अर्थ पे तो चलो ठीक है एटमॉस्फेयर है, लेकिन क्या मून पे एटमॉस्फेयर है। तो मेरे प्रिय भाई मून पर जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल नहीं है। अब इसके पीछे का आंसर क्या है, मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, मून के ऊपर क्यों दोस्तों वायुमंडल नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर वो ये है, देखो आपने न्यूटन बाबा का सिद्धांत पढ़ा होगा। न्यूटन बाबा ने क्या कहा है कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ है हमारी जो पृथ्वी है, इसमें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स की वजह से ये करती क्या है, हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर एक चीज को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लाइक अगर आपने पेन फेंका ऊपर की तरफ, तो पेन क्या होगा, वो स्पेस में ना जाके पेन क्या होगा, नीचे लौट आएगा। क्या करेगा, पेन ऊपर हवा से नीचे लौट आएगा। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि ये हवा से नीचे क्यों लौट के आ रहा है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता क्या है कि जो पेन होता है वह ऊपर नहीं जाता, हमारी अर्थ उस पेन को नीचे की तरफ खींच लेती है। समझ गए। तो हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से हमारी जो अर्थ है उसने कम और भी क्या है, जितनी भी गैसेस है ना उन सब को भी उसने खींच लिया है वायुमंडल के अंदर। किस अंदर खींच लिया है, वायुमंडल के अंदर। जिससे कि है क्या कि हमारे पूरे वायुमंडल में गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, हमारे पूरे वायुमंडल में क्या है, गैसेस प्रेजेंट हैं। लेकिन मून के ऊपर क्या है, मून के पास जितना तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास है, इतना तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह दोस्तों मून के पास नहीं है। इसकी वजह से मून करता क्या है, जो गैसेस हैं उन्हें दोस्तों अट्रैक्ट यानी कि खींच नहीं पाता अपनी तरफ, ठीक है। अगर वो अपनी तरफ गैस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसके जो चारों तरफ मून के जो है वो गैसेस नहीं होंगी। तो ये कारण है कि जो मून है उसमें दोस्तों एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। तो मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं पाया जाता है, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो मून है उसकी जो दोस्तों खींचने की पावर है, खींचने की पावर वह अर्थ से दोस्तों 1/6 है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे अर्थ के पास दोस्तों पावर है 6 गुना, ठीक है, तो मून के पास पावर दोस्तों मात्र 1 गुना है, ठीक है, चीज़ों को खींचने की अपनी तरफ। तो हमारी अर्थ क्या करती है, गैसेस को इजीली खींच लेती है, लेकिन मून क्या करता है, गैसों को इजीली नहीं खींच पाता है। दैट्स वाई गैस क्या वो किसी को नहीं खींच पाता है, उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स बड़ा कमज़ोर ग्रेविटेशन फोर्स है उसके पास। तो इस वजह से होता क्या है कि वहाँ पर कोई भी दोस्तों एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, क्योंकि मून क्या है ना यार, वो गैसेस को खींच ही नहीं पा रहा अपनी तरफ, क्योंकि इस मून के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं जो खींच पाए। लेकिन हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ करती क्या है, चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एनटीपीसी में कि बताइए हमारी अर्थ की सैटेलाइट का क्या नाम है। तो आपको याद रखना है हमारी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है दोस्तों मून। क्या नाम है उसका, मून। चलो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का मत टेंशन लेना, ठीक है, हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है। मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर हिंदी में देखो, चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग कैसा है, 1/4 है। कैसा है, 1/4 है। रोटेशन और परिक्रमा के लिए लगने वाली अवधि समान होती है, मून में 27 दिन लेती है। चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि गैसों को धारण करने के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है उसकी, ठीक है। और हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखो जितने भी सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में हैं उनके पास दोस्तों किसी किसी के पास 20 है, किसी किसी 25 हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 7 है, किसी पे 9 है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसके पास दोस्तों अपना एक ही उपग्रह है जिसका नाम है मून। क्या नाम है, चंद्रमा। चलो आगे चलेंगे। आप दोस्तों देखो हमारे पास टॉपिक पढ़ने के लिए लूनर इक्लिप्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, लूनर इक्लिप्स। हिंदी में कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। अब देखो ये चंद्र ग्रहण होता क्या है, देखो जब भी हमारी पृथ्वी क्या करती है, 1 मिनट दोस्तों, ये जो पीछे का डायग्राम है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बस अभी आप 1 सेकंड का वेट कीजिएगा। आप दोस्तों आप इस डायग्राम को देख पा रहे होगे, छोटी सी यार सेटिंग थी वो करना भूल गया था, तो बस वही कर रहा था। अब देखो लूनर इक्लिप्स क्या होता है, हिंदी में कहते थे चंद्र ग्रहण। व्हाट इज चंद्र ग्रहण, व्हाट इज लूनर इक्लिप्स, व्हाट इज चंद्र ग्रहण। देखो चंद्र ग्रहण कुछ नहीं होता,
चंद्र ग्रहण दोस्तों हम एक ऐसी सिचुएशन से कहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जिसमें जो आपका अर्थ होता है, क्या होता है इसका आपका अर्थ, वह दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो जब कभी भी सूर्य आपका जब कभी भी आपकी अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, ठीक है, तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। आप ये देख सकते हो लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ भी है, इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। तो जब अर्थ बीच में आ जाती है दोस्तों, आप यहाँ पीछे देख भी पा रहे होगे कि आपकी जो अर्थ है ये दोस्तों बीच में आ रही है मून के और सन के। इसकी वजह से जो मून है आपका, उसे सन की लाइट भी है जो वो नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब भी हमारा जो सूर्य, जब भी हमारी जो पृथ्वी होती है वह बीच में आ जाए किसके सब और मून के, तो हम लोग इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, आपसे पढ़ सकते हो, ये रहा दोस्तों आपका हिंदी में। तो यहाँ लिखा हुआ है यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा जो है आपका, चंद्रमा पृथ्वी पर छाया के कारण सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। अब देखो सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो, छोटी सी, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ये आपकी अर्थ है, अगर ये आपके अर्थ दोस्तों बीच में आ जाए, अर्थ कहाँ पे आ जाए? बीच में, तो सन की लाइट तो दोस्तों ये रोक लेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मून है उस तक सन की लाइट नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो यही दोस्तों लिखा हुआ है नीचे, ये देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, सो गेट सनलाइट ड्यू टू शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रहण पे। अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण किससे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण क्या होता है? देखो भाई, सूर्य ग्रहण क्या होता है, एक मिनट यार, इसका भी साइड डायग्राम नहीं आ रहा है, चलो मैं अभी आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका डायग्राम, ठीक है, किसका? ये सूर्य ग्रहण का। तो देखो सूर्य ग्रहण किससे कहते हैं, देखो सूर्य ग्रहण कुछ नहीं होता दोस्तों, जब मून बीच में आ जाए। कौन बीच में आ जाए? मून। किस किस के बीच में? सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच में। जब मून बीच में आ जाता है सूर्य के और पृथ्वी के, तो हम इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो पृथ्वी होती है उस तक दोस्तों जो सन की जो लाइट होती है वह नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इसकी वजह से आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो दिन का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे रात सी हो गई हो, जैसे क्या हो गया हो, रात हो गई हो। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होगे कि ये क्या है, मून है, ये है अपना सन, ठीक है। इसके बीच में आ रखा है दोस्तों अर्थ, ठीक है। क्या रखी है इसके बीच में? अर्थ आ रखी है, इसके बीच में मून आ रखा है। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो जब सन के बीच में, एक मिनट, तो जब सन और दोस्तों पृथ्वी के बीच में मून आ जाए तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। आपने अच्छे सुना भी होगा कि सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि दोस्तों हमारा जो पृथ्वी होता है उस तक लाइट बहुत हद तक रुक जाती है आने से, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है दिन में राशि हो गई हो। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए, इट इज शैडो इट कास्ट ऑन द अर्थ। तो जिसकी वजह से होता क्या है, जो मून होती है उसकी छाया किस पे पड़ती है? सन पे, हमारी अर्थ पे पड़ती है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये जो कास्ट है आप यहाँ देख पा रहे होगे कि जो सन है इसकी जो छाया किस पे पड़ रही है? मून पे। और जिस हिस्से में ये छाया पड़ती है उस हिस्से में दोस्तों पूरा काला काला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि रात हो गई हो, ठीक है। अब यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हो, यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और पृथ्वी पर इसकी छाया डाली जाती है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह पर ठीक से पहुंचती है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या नाम है इसका? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोस्तों आपकी होती हैं इमेजिनरी लाइंस। क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस, जो कि हमारे अर्थ के ऊपर खींची जाती हैं। कैसे करी जाती हैं?
अर्थ के ऊपर खींची जाती हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही दोस्तों इमेजिनरी लाइंस होती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो रेड कलर की लाइंस बनी हुई है, क्या बनी हुई है आपकी, रेड कलर की लाइंस जो हैं वो बनी हुई हैं। ये हैं दोस्तों आपकी लॉन्गिट्यूड, क्या है आपकी लॉन्गिट्यूड। आप यहाँ देख पा रहे हो रेड कलर से, ये क्या है आपके लॉन्गिट्यूड हैं। और जो आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों ब्लू कलर से, ये हैं आपके लैटिट्यूड्स। क्या है ये लैटिट्यूड, तो आप याद रखना जो खड़े हुए होते हैं, जो खड़े खड़े होते हैं, इनको अपन लोग बोलते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड। और जो दोस्तों आपके इस तरीके से होते हैं, ये दोस्तों आपके जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल, ठीक है, जिन्हें अपन लोग फिक्सी भाषा में हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। तो जो क्षैतिज होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, इन लाइंस को दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका लैटिट्यूड। जो कि दोस्तों आप मार्क कर रहा हूँ, उन्हें आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपकी दोस्तों पहली हो गई ये वाली, ठीक है, दूसरी हो गई आपकी ये वाली, तीसरी हो गई आपकी ये वाली। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन्हें हम लोग अपन लोग दोस्तों कहते हैं लैटिट्यूड। और वो लाइंस दोस्तों खड़ी हुई होती हैं, वर्टिकल होती हैं, इन्हें हम लोग दोस्तों कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इन्हें मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये दोस्तों आपकी लाइंस कहलाती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हमारे को अर्थ के ऊपर इन लाइंस को खींचने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, हमारे को क्या नीड है यार कि हम लोग अर्थ के ऊपर दो लाइन खींचें, एक को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, एक को लैटिट्यूड कहते हैं, हमारे सामने इसे क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ज़रूरत यार ये पड़ी, अगर हमारे को अर्थ के ऊपर किसी भी जगह को ये देखना है कि वह जगह कहाँ पर है, अगर मुझे पता लगाना है कि अफ्रीका से इंडिया कितना दूर है, अगर मेरे को देखना है कि भैया नक्शा में जो कनाडा है वो कहाँ पर है, ठीक है, अगर मेरे को पता लगाना है दोस्तों कि इस पूरे विश्व के अंदर जो दोस्तों हमारा जो इंग्लैंड है वह कितनी दूरी पर है इंडिया से, तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर कौन सी जगह कहाँ पर है, ये पता करने के लिए हम लोग जिन इमेजिनरी लाइंस का उपयोग करते हैं, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब ये जो लाइंस होती है ना, इनका एक काम और भी होता है, वह ये होता है दोस्तों देशों का टाइम बताना। जैसे कि अभी इंग्लैंड में कितना समय हुआ है ये भी हम पता करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से। हमारे भारत में कितना समय हुआ है ये भी हम पता करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से। आप ये तो जानते हो ना, सारी कंट्रीज़ का समय अलग अलग होता है, तो इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम पता करते हैं अभी यूएसए में क्या टाइम हुआ, अभी बांग्लादेश में क्या टाइम, पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ, अफगानिस्तान, चाइना, इन डिफरेंट जगह क्या समय हो रहा है। तो इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम लोग दोस्तों प्रयोग करके हम लोग ये निकाल पाते हैं कि कितना समय कहाँ पे हुआ है। देखो मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात बोली, ये जो लाइंस होती हैं बेटा, दे आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, जिन लाइंस का पर्पज़ होता है मेरे भाइयों समय को निकालना, दूसरा कौन सी जगह कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, इस चीज़ को फाइंड करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, दोनों इमेजिनरी लाइंस रहेंगी। हाँ, बस इतना फ़र्क हो जाएगा कि अगर लैटिट्यूड लाइंस हैं तो लैटिट्यूड दोस्तों आपकी वह लाइंस हो जाएंगी जो कि इक्वेटर के पैरेलल होती है। इक्वेटर किससे कहते हैं आगे बताऊंगा अभी। तो लैटिट्यूड लाइंस आर दो लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, लाइक आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका होता है दोस्तों, आपका ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं अभी रेड मार्कर से, ओहो चल भाई आगे चल, आप देख रहे होगे। अब जो मैं आपका पेन से मार्क करूंगा दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों इक्वेटर। क्या होता है ये आपका इक्वेटर, क्या होता है इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर आप जितनी भी ये लाइंस देख रहे हो, ये सारी लाइंस कैसी हैं, इक्वेटर के कैसी हैं दोस्तों, ये सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल हैं, ठीक है। तो वो लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं अपन लोग उन्हें क्या कहते हैं भैया, लैटिट्यूड लाइंस। लेकिन वो लाइन दोस्तों जो आपकी दोस्तों परपेंडिकुलर होती हैं इससे 0 डिग्री से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको दो तरीके समझा दिए, आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों डिफरेंट लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो देखो मैं अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ जहाँ पे आपको इस डायग्राम को देखने में समस्या ना हो। तो डिफरेंट लैटिट्यूड देखते हैं हम लोग, यानी कि हिंदी में तो अक्षांश देखते हैं। तो देखो जो दोस्तों हम लोग बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच जिस इमेजिनरी लाइंस को बनाते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को दोस्तों, ओहो एक मिनट दोस्तों, देखो अर्थ के बीचों बीच ये दोस्तों जो इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई है, इस दोस्तों इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यानी कि वह लाइन जो अपन लोग के द्वारा बनाई जाती है
अर्थ के बीचों बीच में, ठीक है। और कैसी लाइन होती है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं दोस्तों इक्वेटर। इक्वेटर क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। अगर हम दोस्तों इसी भूमध्य रेखा से एक 23.5 डिग्री का एंगल खींचे, क्या खींचे दोस्तों? 23.5 डिग्री का एक एंगल खींचे, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों जो पॉइंट आता है 23.5 डिग्री का एंगल खींचने के बाद, इस पॉइंट को दोस्तों अपन लोग कहते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो मैंने आपसे क्या कहा, अपने इस इक्वेटर से अगर हम लोग एक एंगल खींचे 23.5 डिग्री का, तो 23.5 डिग्री का हम एंगल खींचते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है एक पॉइंट मिलता है हमारे को। इस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर दोस्तों हम इसी इक्वेटर से 66.5 डिग्री का, कितने का? 66.5 डिग्री का एंगल खींचते हैं तो यहाँ पे जो अपने को पॉइंट मिलता है दोस्तों, इस पॉइंट को अपन लोग जानते हैं आर्कटिक सर्किल के नाम से। किस सर्किल नाम से जानते हैं हम लोग इसे? आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम इसी इक्वेटर से नीचे की तरफ को दोस्तों खींच दें 23.5 डिग्री का एंगल, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 66.5 डिग्री का एंगल खींच दें यहाँ से, ठीक है, कितने खींच दें? 66.5 डिग्री का एंगल, तो इसे हम दोस्तों कहेंगे आपका अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? इस लाइन को अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग एक 90 डिग्री की यहाँ से लाइन खींच दें, कितनी डिग्री खींच दें? 90 डिग्री की, तो जो अपने को पॉइंट मिलेगा उसे अपन लोग कहते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो आप यहाँ पे याद रखना जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से आपका जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल होते हैं वो दोनों आपके कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। देखो फिर समझो आप, एक बार समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर। अगर एक मिनट यार थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊं। अगर इस इक्वेटर से हम लोग 23.5 डिग्री का एंगल खींच दें, क्या खींच दें? 23.5 डिग्री का एंगल, तो इस दोस्तों जो लाइन हमारे पास बन के आती है 23.5 डिग्री पे, इसी में उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर दोस्तों हम एंगल खींचे 66.5 डिग्री का, तो जो हमारे पास लाइन बन के आती है उसे हम दोस्तों कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं, यहाँ से कितनी डिग्री खींचते हैं? 90 डिग्री की, तो हमारे को जो लाइन प्राप्त होगी ना दोस्तों, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे दोस्तों आपका नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे इस पॉइंट को? जो पॉइंट प्राप्त होगा नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। अगर ऐसा ही काम हम नीचे करें, 23.5 डिग्री के नीचे भी लाइन खींच दें, ठीक है, और 66 डिग्री की यहाँ भी खींच दें, 90 डिग्री की यहाँ भी खींच दें, दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है आपका वह कहलाएगा दोस्तों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कहलाएगा आपका दोस्तों अंटार्कटिक सर्कल, और ये कहलाएगा आपका साउथ पोल। इतना तो आप जानते ही होंगे कि जो आपकी अर्थ होती है वह 2 पोल में बटी हुई होती है। एक पोल को अपन लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, स्क्रीन में ऊपर की तरफ देखिएगा, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पर होती है। एक को हम दोस्तों कहते हैं साउथ पोल, जो कि 90 डिग्री साउथ पर होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जल्दी से देखते हैं हम लोग। अभी जो हमने पढ़ा वह हमने ये पढ़ा है दोस्तों आपका कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसे हम लोग उस लाइन को लाते हैं आर्कटिक सर्कल। जो लाइन दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ की होती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो लाइन 0 डिग्री की होती है उसे कहते हैं इक्वेटर। जो लाइन 23.5 डिग्री साउथ की होती है, देखो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, अर्थ को 200 में बांट दे रहे हैं। पहला वाला हिस्सा ये पूरा नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला पूरा साउथ पोल हो गया। तो इसी वजह से जो इनकी लाइंस भी हैं इमेजिनरी, उनके आगे भी हम लोग नॉर्थ या फिर साउथ लिख देते हैं, ठीक है। उनके भी आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉर्थ या फिर साउथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप देखो 23.5 डिग्री साउथ जो है उस लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66 डिग्री जो लाइन है साउथ में उसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री वाली लाइन को हम लोग कहते हैं साउथ पोल। क्या समझ में आया? कोई टेंशन, कोई परेशानी? तो यहाँ पर देखो हम लोग दोस्तों वही देखते हैं, जो 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड होता है उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। जो आपका 23.5 डिग्री दोस्तों जो आपकी लाइन होती है, ठीक है, साउथ में,
जो आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये रही आपकी 13.5 डिग्री साउथ वाली लाइन, ठीक है। इसे अपन लोग क्या बुलाते हैं, इसे अपन लोग बुलाते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में से मकर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ, अगली दोस्तों हम लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पे दोस्तों वो लाइन जो कि 33.5 डिग्री की होती है और नॉर्थ में होती है, उस लाइन को कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में। और जो 6.5 डिग्री जो लाइन नॉर्थ में होती है उसको हम लोग आर्कटिक व्रत कहते हैं, और वो लाइन जो 6.5 डिग्री साउथ में होती है उसको हम लोग अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आते हैं लोग देशांतर पे। देखो जैसे कि दोस्तों हमारा हमने एक डिसाइड किया 0 डिग्री लैटिट्यूड, हम लोग इक्वेटर किसको कहते हैं यार, व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर नथिंग। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं इक्वेटर। अगर इसी इक्वेटर के 90 डिग्री पे देखा जाए, क्या देखा है 90 डिग्री पे, तो दोस्तों जो आपकी लाइन होती है, जो आपका पॉइंट होता है, उसे कहते हैं अपन लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर, एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपनी ज्योग्राफी चल रही है, बहुत ही धमाकेदार तरीके चल रही है, एकदम ए नंबर वाली चल रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्या है, ये है दोस्तों हमारा इक्वेटर। इक्वेटर इज नथिंग बट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। मैंने भी आपको पीछे क्या पढ़ाया, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है। 13.5 डिग्री का लैटिट्यूड जो है दोस्तों उसे हम लोग कह दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 6.5 डिग्री का दोस्तों जो लैटिट्यूड है उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना आर्कटिक सर्किल, और जो 90 डिग्री का साउथ पोल। इसी तरीके से यहाँ पर या डिग्री का तो नहीं है लेकिन ये साउथ पोल होता है, ठीक है। इसी तरीके से 33.5 डिग्री का दोस्तों जो लैटिट्यूड है साउथ में, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 6.5 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है आपका, सॉरी लैटिट्यूड आपका जो साउथ में है, उसे हम लोग बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ, उसे बोल देते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये जो आपका 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड है इसे अपन लोग बोलते हैं ना इक्वेटर। इसके अगर 90 डिग्री में, ठीक इसके 90 डिग्री में अगर हम लोग लाइन खींचें तो उसी लाइन को दोस्तों जो कहते हैं वो कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम होता है दोस्तों प्राइम मेरिडियन। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, देखो इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस मेजर इन डिग्री। ये क्या है, एंगल की दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है जो कि डिग्री में नापी जाती है, जो कि दोस्तों आपकी किस तरीके से मिलती है हमारे को भैया, तो ये हमारे को मिलती है मेरे भाई प्राइम मेरिडियन। किससे कहते हैं आपके समझ में आ गया। इसी प्राइम मेरिडियन के हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ बहुत सारी लाइंस खींच देते हैं ईस्ट में, और दोस्तों वेस्ट में लाइंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं हम लोगों ने। तो यही पहले पॉइंट के अंदर आपका कहा गया है। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों आपका द प्राइम मेरिडियन, द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। देखो ग्रीनविच दोस्तों एक जगह है लंदन के अंदर, ठीक है। ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है, ठीक है, जो दोस्तों आपके लंदन के अंदर है। इसी दोस्तों ग्रीनविच से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वह आपका पास होता है। क्या होता है आपका, पास होता है, यानी कि जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, पास नहीं होता सॉरी, वह आपका वहीं पर सिचुएटेड है, ठीक है। हम लोग ग्रीनविच के अंदर ही यही मानते हैं कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वह आपका ग्रीनविच में ही है। कहाँ पर है, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पर है, लंदन में है, ठीक है, कहाँ है, लंदन में है। तो आप याद रखना लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये दोस्तों आपका ऐसा माना जाता है कि ये आपका लाई करता है दोस्तों, आपका कहाँ पे लाई करता है, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक है। चलो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और याद रखना, यहाँ पर ये तो दोस्तों आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया जो आपका लंदन में है। इसके दोस्तों इस तरफ भी 180 लाइनें होती हैं जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइनें होती हैं, और इस तरफ भी होती हैं, ठीक है, सब भी होती हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो और गी। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया। अगला पॉइंट देखो मित्रों क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही धमाकेदार तरीके से घूम के आ रहा है। देखो यार यहाँ पर एक गलती हो गई मेरे से पीपीटी बनाते हुए। ये जो पॉइंट है ये आपका लॉन्गिट्यूड में नहीं आएगा दोस्तों, लैटिट्यूड में आएगा। किस में आएगा, लैटिट्यूड में। और ये पॉइंट क्या है ये समझ लो। देखो ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री उसमें दोस्तों जो दूरी होती है, 1 डिग्री में क्या होती है, दूरी होती है, वह होती है दोस्तों आपकी 111 किलोमीटर। 1 मिनट जरा अपने आप को एडजस्ट कर लूँ। चलो देखो, तो 1 डिग्री में जो दूरी होती है दोस्तों आपकी, वह कितनी होती है आपकी
111 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। देखो कैसे, आपका 0 डिग्री ये है, अब एक लाइन यार सीधी बात है, 1 डिग्री ऊपर भी होगी, इसके ऊपर 2 डिग्री होगी, उसके ऊपर 3 डिग्री होगी, उसके 4 डिग्री होगी, ठीक है। तो इन प्रत्येक लाइनों में दोस्तों जो दूरी होती है वह होती है 111 की। अभी मैंने आपसे पीछे एक लाइन कही थी, याद है आपको? क्या कही थी बताओ? मैंने आपसे कहा था कि भैया इन इमेजिनरी लाइन्स को अपन लोग ये देखने में यूज़ कर लेते हैं कि कौन सी जगह किस जगह से कितनी दूर है। देखो कितना आसान है। यहाँ पर आप मान लीजिए कोई बंदा जो है वह खड़ा है आपका 34 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है, और कोई बंदा खड़ा है 86 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो क्या आप बता पाओगे? 34 वाला पूछेगा भैया मैं तुझसे कितना दूर हूँ 66 वाले 86 वाले से, समझ रहे हो? 34 डिग्री लैटिट्यूड पर एक व्यक्ति खड़े हैं दोस्तों आपके, ठीक है। इन व्यक्ति को हमने कह दिया ए, और दूसरे व्यक्ति खड़े हैं 66 डिग्री लैटिट्यूड पर जिनका नाम है बी। तो हम लोग यार क्या निकाल पाएंगे कि ए बी से कितना दूर है? अरे बड़े आराम से निकाल लेंगे यार, बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखो इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण दूँ। एक बंदा खड़ा है आपका 0 डिग्री पे लैटिट्यूड पे, दूसरा खड़ा है 5 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो हम क्या बता पाएंगे ये बंदा इससे कितना दूर है? अरे बहुत बढ़िया बता देंगे। देखो वो से कितना दूर है? 5 डिग्री लैटिट्यूड दूर है, तो 5 मल्टीप्लाई किससे मार दिए? 111। तो 5 5 5 कितना दूर है यार? मात्र 5 5 5 किलोमीटर दूर है, 555 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल पाते हैं कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना दूर है। चलो देखते हैं भैया अपने पास अगला क्या है। अब देखो यार 2 वर्ड आते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब बच्चा क्या करता है ना, वो रोटेशन और रेवोल्यूशन को एक ही समझ लेता है, समझ रहे हो? he understand that both the terms are same but my dear student both terms are not same। रोटेशन घूर्णन और घूमना दोनों सेम नहीं होते, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों सेम नहीं होते। देखो दोनों में क्या फ़र्क होता है आपको जिस तरीके पता है। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये सन है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? हमारी अर्थ चक्कर लगा रहा है, और भी कई सारी बॉडी चक्कर लगा रही है, इनमें हमारी अर्थ भी चक्कर लगा रही है। तो हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ, ठीक है। अब देखो हमारी अर्थ जो है जो कि चक्कर लगा रही है सन की तरफ, ठीक है। ये दोस्तों क्या कर रही है? जब सन के चारों तरफ हमारी जब अर्थ चक्कर लगाती है तो इसके दोस्तों चक्कर लगाने को कह देते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोल देते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। ये रेवोल्यूशन क्रांति वाला नहीं है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। क्या बोल देते हैं? रिवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि पृथ्वी सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी वो दोस्तों जो करती है वो एक रोटेशन करती है, ठीक है। अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है? अपने अक्ष अपने दोस्तों एक्सिस पर वो क्या करती है? रोटेट करती रहती है। क्या करती है? रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो अर्थ है वह दोस्तों इसके चारों तरफ तो लगातार रिवॉल्व करती है, लेकिन वह क्या करती है? अपनी अक्ष के चारों तरफ भी रोटेट करती रहती है। ऐसी है, ऐसी होगी आगे चलती चली जाएगी, ऐसी होगी वैसे आगे चलती चली जाएगी। फिर देखो यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ऐसी आगे चलेगी, फिर घूमी, फिर आगे चली, फिर घूमी, फिर आगे चली, फिर घूमी। तो इस तरीके से आगे भी चलती है, घूमती भी है, आगे चलती भी है, घूमती भी, आगे चलती भी, घूमती, आगे चलती है, घूमती भी है। अब आगे चल रही है, घूम रही है, आगे चल रही है, घूम रही है, आगे चल रही है, घूम रही है, आगे चल रही है, घूम रही है। ये तो घूम रही है सन के चारों तरफ, इसको तो अपन ने कह दिया रेवोल्यूशन। लेकिन जो ये घूम भी रही है अपनी एक्सिस पे, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, इसे कहते हैं दोस्तों रोटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? रोटेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं रोटेशन किससे कहते हैं। इट इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पृथ्वी क्या कर रही है? ये है, ठीक है। अब वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसी रोटेट करने को कहते हैं रोटेशन। द फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट। अच्छा एक बात याद रखना, इसी दोस्तों रोटेशन के ऐसे डे एंड नाइट होते हैं। देखो किस तरीके से, ये तुम्हारा सन है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का अभी ये वाला भाग दोस्तों सन के सामने है, तो सन की जो लाइट होगी ना वह दोस्तों इस वाले भाग को मिलेगी, जिसकी वजह से इस वाले भाग में क्या होगा? अभी दिन होगा। यार देखो सिंपल समझो, ये है सन, ये सन है, और ये हमारी पृथ्वी का ए पार्ट है, और ये हमारी पृथ्वी का क्या है दोस्तों? बी पार्ट है। अब सूर्य के सामने बी पार्ट है, इसलिए क्या हो रहा है? बी पार्ट को लाइट मिल रही है, इसी वजह से बी पार्ट पे क्या है? दिन है, ठीक है। लेकिन होगा क्या? पृथ्वी अपनी एक्सिस पे क्या करेगी दोस्तों? रोटेट करेगी, घूमेगी, और जब वो घूमेगी तो होगा क्या? जो ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट है ये दोस्तों आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ए वाला यहाँ आ जाएगा, बी वाला यहाँ आ जाएगा।
तो दोस्तों होगा क्या, अब जो ए वाला पार्ट होगा उस पर लाइट आएगी और ए वाले पे दिन हो जाएगा, और बी वाले पे लाइट नहीं आएगी, इसलिए बी वाले पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो जो पार्ट जो दोस्तों सन के सामने होता है उस पर सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है। चलो यार थोड़ा सा और अच्छे समझा देता हूँ ये चीज़ को मैं आपको। डायग्राम देखो भैया जी, देखो ये क्या है, हमारे सन बाबा हैं, ठीक है। आप देख रहे हो सन से यहाँ पर ना कंटिन्यू लाइटें आ रही हैं, क्या नहीं, कंटिन्यू लाइट आ रही हैं। अब जिस हिस्से में लाइट आ रही है दोस्तों उस हिस्से में क्या है, उस हिस्से में तो दिन है, लेकिन जिस हिस्से में लाइट नहीं पहुँच पा रही है, अरे उस हिस्से में क्या होगा भाई, उस हिस्से में तो रात होगी। लेकिन होगा क्या, पृथ्वी अभी ऐसी है, ऐसे करके, ठीक है। तो पृथ्वी के जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको क्या मिल रहा है अभी, इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को लाइट मिल रही है, तो यहाँ दिन है। लेकिन जैसे ये घूम जाएगा, ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, तो होगा क्या, इस वाले पार्ट को क्या मिलेगी दोस्तों, अब लाइट मिलेगी, इस वाले पार्ट को लाइट नहीं मिलेगी। तो इस वाले पार्ट पे क्या होगी, रात होगी, इस वाले पार्ट पे क्या होगा, अब दिन होगा। तो दोस्तों सिंपल और सरल समझो, ये है आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। सन यहाँ पर है, सन का इंसुलेशन यहाँ आ रहा है, लाइट यहाँ आ रही है, यहाँ पे क्या है, दिन है। लेकिन जैसे ये घूमेगा आपका, जब आपका दोस्तों साउथ यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा, ये होगा आपका सन, तो अब क्या होगा, साउथ में दिन होगा, नॉर्थ में रात हो जाएगी। तो अगर चंद्रमा का वह पार्ट जिसके सामने सूर्य है, उस पार्ट में दोस्तों आपका दिन होता है, और जिस पार्ट के सामने सूर्य नहीं है उसमें रात होती है। सिंपल सी बात है यार, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉइंट दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सिस ऑफ अर्थ, अब देखो एक चीज़ और याद रखना, अर्थ पे जितने सुहाने मौसम आते हैं ना, जितने भी सुहानी ऋतुआँ आती हैं, जितने अच्छे अच्छे मौसम आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि अर्थ जो है ना आपकी भैया, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। अपने अक्ष पे जो अर्थ है वो 13.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है, 13.5 डिग्री। बहुत बार पूछा गया बेटा पेपर के अंदर कि अर्थ कितनी झुकी हुई है अपनी एक्सिस से, 13.5 डिग्री। यहाँ तुम क्या देख रहे हो, क्या पृथ्वी सीधी खड़ी हुई है, यहाँ सीधी नहीं खड़ी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है अपनी एक्सिस की तरफ के लिए। तो आप हमेशा याद रखना, जो पृथ्वी होती है वह 23.5 डिग्री, पृथ्वी ऐसी नहीं है, ऐसी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सीधी नहीं है ऐसे करके। पृथ्वी क्या है, ये आप जियोइड मान लो, अर्थ की शेप मान लो, तो पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी ऐसी है, हल्की सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ लेना एक बार यार। अब देखो ये मैंने आपको दिखाई दिया डायग्राम का क्या यूज़ था, मैंने किस लिए यहाँ जोड़ा है। अगला है दोस्तों रेवोल्यूशन, क्रांति है ये बेटा, ये घूर्णन की बात कर रहे हैं। देखो पृथ्वी जो एक रेवोल्यूशन होता है दोस्तों वह पूरा करती है 365.25 डेज में, लेकिन हम जो जनरली जो एक साल मानते हैं वह मानते हैं 365 दिन का। अब आप कहोगे सर जी 0.25 तो डे बच गया, इस डे का क्या करा, तो देखो ऐसे ही 0.25 डेज हम लोग दोस्तों 4 साल तक ऐड करते रहते हैं। 0.25 डेज एक साल का, 0.25 डेज एक साल का, 0.25 डेज एक साल का, और 0.25 डेज एक साल का, और ये दोस्तों पूरा बन जाता है एक दिन। क्या बन जाता है, एक दिन। इसलिए जो आपकी चौथी साल होती है, कौन साल होती है, चौथी साल, उसमें हम ये एक दिन लगा लेते हैं। इसी वजह से जो चौथी साल आती है उसमें दोस्तों दिन आपके कितने होते हैं, 366। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ऐसी वर्ष को दोस्तों हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं, लीप वर्ष, यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो लीप ईयर कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि लीप ईयर कैसे होता है। देखो लीप ईयर का सिंपल सा लॉजिक क्या है, प्रति वर्ष वास्तविकता में देखा जाए तो पृथ्वी 365.25 डेज में चक्कर लगा पाती है सन का एक बार, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि 2.25 डेज तो बच गए, तो हमारे को तो कभी स्कूल में ऐसा तो पढ़ा ही नहीं गया कि 365.25 डेज में, ठीक है, चक्कर लगाती है पृथ्वी सन के चारों तरफ एक, ठीक है। तो आपको ये नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन वास्तविकता यही है। इसी की वजह से होता क्या है कि 2.5 डेज इसी तरीके से जब 4 साल चलते रहते हैं, 4 साल, दूसरी साल, तीसरी साल, और दोस्तों आपका चौथी साल, तो 2.5 को निकाल कर हम लोग दिन बना लेते हैं। और इसी वजह से जो चौथी साल होती है आपकी, उसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है जिसमें दिन होते हैं 366, और इसी को हम लोग कह देते हैं भैया लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर। तो ये भी हो गया, ये भी हो। अब देखते हैं ये भी समझा दिया द रिलेशन ऑफ कपल विद द लेफ्ट टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, ये भी बताया, ठीक है। तो ये सारा, अच्छा यहाँ पे यार एक पॉइंट नहीं बताया, ये समझ लो। देखो
देखो इलिप्टिकल शेप, हमारी अर्थ की कैसी शेप है? हमारी अर्थ सूर्य की किस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से जो दोस्तों हमारी जो अर्थ होती है वह सन से सबसे ज़्यादा पास होती है 3 जनवरी को। कब पास होती है? 3 जनवरी को। इसे कहते हैं पेरीहेलॉन, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीहेलॉन। तो आप लोग याद रखना, पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास होती है सूर्य के 3 जनवरी के लिए। इस घटना को कहते हैं पेरीहेलॉन। इसी तरीके से पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है 4 जुलाई को। इसे हम लोग कहते हैं एफिलॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एफिलॉन। ये है और ये पॉइंट, ये दोनों लिखे हुए हैं, आपसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको आज के लेक्चर में बहुत बहुत आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको आनंद आया है तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो। सारे लेक्चर कंटिन्यू आएंगे, सारे लेक्चर को देखते रहो। एक बहुत ही अच्छी होल्ड जो है वो तुम्हारी बना दूंगा ज्योग्राफी के ऊपर। बट यू हैव टू डू अ स्मॉल थिंग, दैट इज़ कीप विद मी। मेरे साथ बने रहो। और एक बात ज़रूर करो दोस्तों, सावरिया क्लासेस जो है वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे जाकर ज़रूर से कर डालो ज्वाइन, ठीक है। इसी पे सारी ज्योग्राफी की पीडीएफ दूंगा। अगर आपको मेरे से कोई बातचीत करनी है तो आप लोग इसी टेलीग्राम चैनल पे मुझसे सीधे संवाद, सीधे बातचीत कर सकते हो। इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रखता हूँ।